बेसिकली क्या है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ बहुत सारे मिथ्स अटैच्ड हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस ऑप्शनल के बारे में। एंड ओवर द इयर्स ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारी अजीब अजीब स्ट्रैटेजीज और कोर्सेज के कारण ये जो स्कोर है ये डिप करता जा रहा है कहीं ना कहीं। तो आज मेरा ये मेन मोटिव है कि इस मिथ को तोड़ूं। एंड हाँ, 300 प्लस की जो रेसिपी है, जो कि मैंने बहुत ही नीचे एक मेरा स्कोर आया करता था 2019 2020 में 224 225 का जो स्कोर है, उससे लेकर के आज मेरे 293 आए हैं। तो और भी आ सकते हैं मार्क्स। और उसका मेरा जो पूरा जर्नी रहा है, मैंने किस तरीके से उसको डिसिफर किया है बेसिकली, कि जो मेरे नोट्स थे सिर्फ उन पे निर्भर रहने के बाद फिर उसको किस तरह से डाइजेस्ट करके एक प्रोसेस करके एक प्रॉपर वे में किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं कि ज्योग्राफी के सोर्सेस क्या होने चाहिए। तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली आप किसी ना किसी बेसिक बुक्स को पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हैं कुछ बेसिक बुक्स हैं जो मैंने भी की थी। एनसीईआरटी की बुक्स को जब आप देखेंगे तो उससे क्या है, एक आपको फ्लेवर आएगा ज्योग्राफी का कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आप तुरंत ही किसी रेफरेंस बुक पे नहीं जा सकते, बिकॉज आप उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएंगे। तो ये काफी सारी बेसिक बुक्स हैं। ये जो जीसी लियोंग की बुक है, ये आई थिंक आईसीएससी में भी चला करती थी पहले। ठीक है, एटलस हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। इन चीजों को जब आप एक बार शुरू में फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो इससे आपका एक फाउंडेशन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं कभी भी जीएस के लिए तो मैं इस चीज़ पे एम्फेसिस नहीं डालता हूँ कि एक फाउंडेशन कोर्स होना चाहिए। बट ज्योग्राफी क्योंकि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसके लिए आई थिंक कि एक अच्छे मेंटोर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जब आप अपने प्रिपरेशन के शुरुआती दिनों में इन चीज़ों को पढ़ने के बाद, आई गेस आप जो हैं पहले अपने जो आपके टीचर हैं, जो मेंटोर हैं, उनके नोट्स को पढ़िए। उसको कहीं ना कहीं उससे कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लैरिटी आपको एक आएगी। ठीक है, उसको रिवाइज करिए, उसका साइनॉप्सिस बनाइए, उसको समझने की कोशिश करिए। वही नोट्स आपको छाप नहीं देना जाके एग्जाम में, क्योंकि सीधे सीधे वही चीज पूछी नहीं जाएगी। यूपीएससी जो है बहुत ही टारगेटेड क्वेश्चंस पूछता है, और हमारा काम सिर्फ रीड करना नहीं है। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन है। प्री से लेकर के मेन से लेकर के इंटरव्यू तक मैंने हमेशा कहा है कि इंटरव्यू भी एक एप्लीकेशन बेस्ड चीज है। आप अपने पर्सनालिटी को वहां जाकर के दिखा रहे हैं, वो एक एप्लीकेशन हो रहा है वहां पे उसका। ये नहीं है कि आप जो हैं वो उनको खुद ही समझ आ जाएगा। यू हैव टू पोर्ट्रे इट, यू हैव टू अप्लाई इट एवरीवेयर एट एवरी स्टेज। तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हमें उसे अप्लाई करना है। अब आपके पास एक फाउंडेशन हो गया, एक आपके टीचर का फाउंडेशन कोर्स हो गया जिसको आपको कायदे से पढ़ना चाहिए। उसमें से जितनी चीजें जैसा है एज इट इज यूज कर सकते हैं, वेल एंड गुड। बट उसके अलावा क्या होता है कि क्लास की एक सीमा होती है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर टीचर आपको हर चीज जो है बता दें या पढ़ा दें। मैं ये कहना चाहूंगा कि द ओनस इज ऑलवेज ऑन यू। आपके ऊपर ही है ये कि आप सिलेबस को किस तरीके से पढ़ रहे हैं और उसको किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने फाउंडेशन बुक्स पढ़ ली, फाउंडेशन कोर्स कर लिया। अब आपका क्या काम होना चाहिए कि आप सिलेबस देखिए और उसके बाद ये देखिए कि क्या क्या चीजें रह गई हैं, उनको आप रेफरेंस बुक से जो है कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक अहम भूमिका है इसमें। आपको सिर्फ किताबों में जो दिया हुआ है उसी पे सीमित नहीं रहना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना ज्यादा डेप्थ में एक पर्टिकुलर टॉपिक में जा रहे हैं, और कुछ टॉपिक्स को एकदम ही कर्सरी वे में डील किया जा रहा है। तो ये एक फिल्टर और एक विजडम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस से आएगा, जिसके थ्रू आप अपने पूरे
पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे एंड इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो मैंने बेसिकली किए थे यूज। सर एक सेकंड। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 में भी सेक्शन ए सेक्शन बी में विभाजन किया हुआ है सिलेबस का। तो जो हमारा सेक्शन ए है उसमें बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी है। ठीक है, मैंने पर्सनली फिजिकल ज्योग्राफी 2-3 सोर्सेज से किया था। पहला तो आपका रूपा मेड सिंपल, ठीक है, ये एक किताब हो गई। सविंद्र सिंह सर की कई सारी बुक्स हैं सेक्शनल, तो मैंने जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन सब के लिए बुक्स ली हुई थी। एंड ये मत समझिए कि ये भार आपका बढ़ रहा है, ठीक है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए। जैसे कुछ चीजें जो फाउंडेशन कोर्स में रह गई थी या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको दिख रहा है कि ये नहीं है ना, तो उसके लिए आपको बेसिकली रेफरेंस बुक्स को यूज करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ बुक्स आपकी दी हुई हैं। पेंगुइन की एक डिक्शनरी आती है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली मेरा जो अपग्रेडेशन था, मैंने 2-3 जगह, क्योंकि मैं काफ़ी मिसगाइडेड सा था, तो मैंने 2-3 जगह कोचिंग्स की थी। बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको 4 जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये एक फॉलो करिए, एक ऐसी फाउंडेशन कोर्स को आप ज्वाइन करें जहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें कवर हो रही हैं स्टैंड अलोन वे में। उसके अलावा आप जो नहीं हो रहा है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये रेफरेंस बुक की सहायता से आप उसको कर सकते हैं कंप्लीट। तो ये सारी कुछ किताबें थी मेरी जो सेक्शन ए के लिए थी। सेक्शन बी में मैंने ज्योग्राफिकल थॉट्स के लिए रेफरेंस बुक के तौर पे अधिकारी और दीक्षित को कर्सरी ग्लांस दिया था। ठीक है, उसके अलावा कुछ जो मेरे कोचिंग के नोट्स थे उनको मैंने पढ़ाई की थी। और रूपा मेड सिंपल की ह्यूमन ज्योग्राफी की आती है बुक, उसको भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था मैंने। और अपग्रेडेशन में और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी है तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट हो गई। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट उठा करके पूरा पढ़ जाइए उसको, ठीक है, लेकिन उसको खोलिए, उसमें एक विजडम धीरे धीरे आएगा कि कैसे एक पर्टिकुलर स्कीमेटिक या मैप उठा करके हम उसको वहां पर यूज किया जा सकता है उसको। ठीक है, उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। एक इंटरनेट का बहुत ही पॉजिटिव वे में जो यूजेज है वो भी कर सकते हैं। इस अटेम्प्ट में बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने चैट जीपीटी का थोड़ा यूज किया था कि कुछ कोट्स हो गए या जो जोग्राफर्स नोन है, जैसे मान लीजिए डीएम स्मिथ हैं, उनके जो कोट्स हैं, हु गेट्स व्हाट, ऐसे करके एक कोट है, वो बहुत ज्यादा ओवर यूज्ड है। तो कुछ नए कोट्स जानने के लिए आप जो आपके नोन जोग्राफर्स हैं उन्हीं का डाल करके आप चैट जीपीटी में कुछ कोट्स निकाल सकते हैं एंड उसको आप यूज कर सकते हैं क्रिएटिवली, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है, सारा बता देता हूँ। राइट राइट, ठीक है सर। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था एंड मैंने काफ़ी मिस्टेक्स के बाद सीखा है और इवेंचुअली बताना चाहूँगा सर के साथ ही आके सीखा है, क्योंकि उसके पहले मैं सिर्फ लिटरली आई यूज टू कॉपी द नोट्स, आई यूज टू राइट, मैं वही लिखता था जो मुझे पता था, मैं वो कभी नहीं लिखता था जो पूछा गया है। ठीक है, तो अब जैसे हम सोर्सेज की बातें कर रहे थे, है ना, तो ये देखिए जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, फाउंडेशन नोट्स होंगे, सर की जो क्लास नोट्स हैं उसको पढ़ने के बाद जो अगर आपको लग रहा है कुछ चीजें छूट गई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके, वो आप जो हैं रेफरेंस बुक से देख सकते हैं। जो सविंद्र सिंह की किताब है उसमें ये कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं काफी अच्छे से। ठीक है, वहां से आप डायग्राम्स वगैरह सब उठा सकते हैं। अब मैं सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी पूरी शेयर करूंगा, उससे पहले मैं बता दूं पहले आपको कि क्या क्या है।
क्लाइमेटोलॉजी भी जैसे डीएस लाल की बुक है वो देख सकते हैं आप फॉर रेफरेंस अपने नोट्स के अतिरिक्त। ओशनोग्राफी में सविंद्र सिंह की किताब अच्छी थी। बायोजोग्राफी एनवायरनमेंट दोनों की मैंने शायद एनवायरनमेंट जोग्राफी जो है उसी में काफ़ी कुछ बायोजोग्राफी का भी दिया हुआ था, तो मैंने वो भी अपना कर लिया था उससे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अप्लाइड पार्ट्स हैं, ठीक है, और इनमें करंट अफेयर्स से पूछा जा रहा है, और ये आपका एक विजडम आना चाहिए कि किस तरीके से शेल्फर्ड्स लॉ है या फिर ब्लैकमैन्स लॉ है, इस तरीके के कुछ लॉज हैं, बेसिकली इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, उनको किस तरीके से आप अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ें आंसर राइटिंग जो सेशंस होंगे उनमें आपको समझ आएंगी। ये देखिए, जैसे अब ये सेक्शन बी है हमारा, ठीक है, सबसे ज़्यादा ड्रेडेड पार्ट यही रहता है, पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसको जो है एक अच्छे मेंटोर द्वारा जब आपको समझाई जाएंगी चीज़ें तो आपको एक ओवरऑल चीज़ें समझ आ जाएंगी, एंड उसके बाद उसको एक आप अप्लाइड वे में लिखिए, जो कि आंसर राइटिंग में धीरे धीरे आप सीखेंगे। डोंट एक्सपेक्ट कि आते ही आपको एक बहुत अच्छा आंसर लिखना आ जाएगा, एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन होता है, इसमें 2-3 महीने लग जाते हैं बेसिकली, ठीक है। और इसमें आर.डी. दीक्षित या अधिकारी करके रेफरेंस बुक्स थी, वो मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था कि कुछ अगर मेरे नोट्स में नहीं है तो वो मैं वहां से उठा लेता था। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से देखिए, ये मैंने बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही तैयार किया था, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत स्टैंडर्ड सोर्स नहीं था इसका, तो वो वहीं से उठा उठा के हर एक चीज, एनर्जी क्राइसिस में मैं जैसे लिमिट्स टू ग्रोथ हो गया, इसको अक्सर लगाता था, और जो करंट अफेयर्स है और वर्ल्ड लेवल पे जो चीजें किस तरीके से, ज्योग्राफी बेसिकली क्या है, स्पेस में कैसे चीजें वैरी कर रही हैं, उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपका आंसर बहुत ज्योग्राफिकल लगेगा। तो इस सेक्शन में मेरा यही बेसिक फोकस रहता था। इसमें मैंने कुछ खास किताब कोई नहीं की थी, इंटरनेट और जो मेरे फाउंडेशन के नोट्स थे बेसिकली, या जो अपग्रेडेशन किया था मैंने, उसी को देखा था। इसके अलावा पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको भी आप रूपा मेड सिंपल से भी कुछ चीज़ें उठा सकते हैं, माजिद हुसैन करके बुक है, उससे भी कुछ चीज़ें आप निकाल सकते हैं जो चीज़ें आपके कोर्स में कवर्ड नहीं है। मॉडल्स एंड थ्योरीज भी इसमें कुछ कुछ आ जाते हैं, आपका जैसे माल्थूजियन हो गया या माल्थूजियन थ्योरी हो गया, मार्क्स का हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं, एंड उसी तरीके से आपको इसको यूज़ भी करना है। रीजनल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीजनल प्लानिंग एक तरीके से एक एसेंस ही है हमारा ज्योग्राफी का। आजकल के टाइम पे जो ज्योग्राफी हम यूज करते हैं बेसिकली अप्लाइड टर्म्स में, तो रीजनल प्लानिंग में हर एक चीज को एक रीजनल सिंथेसिस के रूप में उसको करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है और काफी नेग्लेक्टेड रहता है, तो ये सारी चीजें आपके फाउंडेशन कोर्स पे मोर और लेस हो जाती हैं कवर, बट अब इसमें यही फोकस करना है कि इसको कैसे अप्लाइड करना है, किस तरह से इंडिया में कहाँ पे ग्रोथ पोल्स थे या यूएसए में कहाँ ग्रोथ पोल बना तो फिर उसका स्प्रेड इफेक्ट आया, इस तरीके की चीज़ों पे आपको थोड़ा फोकस करना होगा। मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एसेंस है ह्यूमन ज्योग्राफी का, कि किस किस तरीके से किस किस इंसान ने बेसिक बेसिक थ्योरीज डेवलप की। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन फेज में काफ़ी सारी थ्योरीज आई थी, एक ज्योग्राफी को जनरलाइज करने की कोशिश की गई थी, तो वो चीज़ें इसमें आपकी आएंगी। और इसमें माजिद हुसैन की बुक है, उसमें मॉडल्स एंड थ्योरीज आपको मिल जाएगा फॉर रेफरेंस, अगर आपको ऐसा लगता है कि इफ़ यू नीड टू रेफर तो उस चीज़ में आप इसको उस केस में रेफर कर सकते हैं। पेपर मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, आ, सर मेरा ऑप्शनल कम, आई थिंक नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट गिव योर प्रीलिम्स इफ यू आर नॉट मेंस रेडी, मतलब मेरा ये बेसिक प्रिंसिपल, अगर आपका मेंस नहीं तैयार है तो प्री मत दीजिए, क्योंकि आपका अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा और आप परेशान अलग होंगे कि यार मैंने दिया मेरा हुआ नहीं। बहुत ही गलत स्टेप होता है ये। आप पहले जीएस और ज्योग्राफी कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट ईयर आप दीजिएगा उस चीज़ को। हाउ डिड यू मेंटेन पेशेंस एंड परसिस्टेंस इन एग्जामिनेशन? ये यार क्या बोलूं, माइंडसेट ये मेरे माता पिता मेरी दादी की तरफ से आया मेरे अंदर, बट एनीवेज मैंने बहुत सारे राइडर्स अटैच कर रखे थे अपने लाइफ में,
कि मेरा आईएएस में होगा तभी मसूरी जाऊंगा, मेरा आईएएस में होगा तभी मैं फॉरेन जाऊंगा, या इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। तो वो क्या है कि आपके कमिटमेंट को काफी स्ट्रांग कर देता है। स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हूँ, ये सारी चीजें, एक्सरसाइज करता हूँ, डिसिप्लिन, मोटिवेशन में ज्यादा मेरा बिलीफ नहीं है मेरा बिलीफ है कि आपको डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। तो आप अगर डिसिप्लिन्ड हैं तो हर चीज कर सकते हैं आई गेस। व्हेन शुड वी ज्वाइन आंसर राइटिंग प्रोग्राम लाइक एमएमपी और टेस्ट सीरीज? जब आपने एक बेसिक कवर कर लिया हो अपना कोर्स, और आपको ये समझ आ रहा है क्वेश्चंस को देख करके कि क्या पूछा जा रहा है, आपके पास ऐसा नहीं है कि शब्दों की कमी हो रही है, ठीक है, आप एग्जैक्टनेस नहीं होगा आपका, बट एक मोर और लेस पता होगा कि भाई इसमें क्या पूछा जा रहा है। अगर वो आपका विवेक उस तरीके से हो चुका है डेवलप, तब आप एक ज्वाइन कर सकें। एमएमपी एक नेक्स्ट लेवल चीज है, ठीक है, उसमें आपको नॉर्मल टेस्ट सीरीज से ज़्यादा फोर्स किया जाता है, बहुत ज़्यादा बूट कैंप टाइप की एक चीज़ होती है। तो एमएमपी करने के पहले तो आप काफ़ी अपने स्किल्स पे डेवलप कर लें खुद को, तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर फिर वहाँ जाएंगे तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे कि भाई इतना ज़्यादा अच्छा लिख रहे हैं सब लोग, क्योंकि बहुत ही क्रीम लोग आते हैं वहाँ पे। इस बार का रैंक 1 जो है वो भी यहीं से, मतलब वी यूज टू राइट टुगेदर, तो वो वाली चीज़ है। ये क्या क्वेश्चन सर? तो पेपर 2 के बारे में यार ये ना जीएस टाइप क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें अब ये पूछा जाता है कि कैसे इसको ज्योग्राफिकल बनाया जाए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट अभी क्योंकि हम लोग सोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सोर्सेज आपके जीएस का जो पूरा है सिलेबस, उसमें जो पढ़ाई की है, एक तो वो, दूसरा खुल्लर करके जो एक काफी थिक बुक आती है, उसमें भी काफी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इट्स मोर अबाउट द मैप्स एंड रीजनल अप्रोच, तो वो मैप वगैरह बहुत ही अच्छे से खुल्लर में दिए हुए हैं। मैं आपको अभी मैप बनाना और मैप में कैसे मॉडिफिकेशन करना है और कितना इजीली उसको कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी बता दूंगा। तो ये सारी चीजें आपको हर एक टॉपिक जो है ना खुल्लर में दिया हुआ है। और इसके ऊपर अब आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स ऐड करते जाना है, ठीक है। एग्रीकल्चर में जितना भी है, लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज हो गया, या वाइट रेवोल्यूशन हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या इस तरीके की जितनी भी योजनाएं हैं, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। सारा करंट अफेयर्स इसमें आता जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्री में कि कैसे कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो रहे हैं, अब सब लोग जो है पुराने कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं या पुराने जो हो रहे हैं। अब देखिए कि नई कौन सी एरिया है जहां पे ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। कैसे एग्लोमेरेशन आज के टाइम पे हो रहा है, उन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, एक करंट पर्सपेक्टिव लाएंगे। तो वो सब आपको इंटरनेट से या फिर जो रोज आप रोजाना अखबार पढ़ रहे हैं, उनसे चीजों को उठाना है। तो एक ज्योग्राफिकल वे में भी सोचना है आपको। धीरे धीरे जब आप क्लासेस करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो वो आएगा, एक दिन का ये प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें, जैसे भारतमाला हो गया। अब आप देखिए कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किस तरीके से जगह जगह पे बन रही हैं चीजें, तो ये मैप पे दिखाएंगे हम लोग, तो इससे ज्योग्राफिकल बनेगा, ठीक है। कल्चरल सेटिंग हो गया, ये सब कुछ आपको खुल्लर में मिल जाएगा। और जो चीजें नहीं मिलती हैं, लेट अस से ये जैसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज काफी कुछ है, तो ये आपको जीएस से मिल जाएगा, आपके जो भी करंट अफेयर्स रिसोर्सेज है वहां से मिल जाएगा। अब यहीं पे चीजें आएंगी कि किस तरीके से हमको उसको और इम्पैक्टफुल और ज्योग्राफिकल बनाना है, तो वील डील विद दैट सेपरेटली। बुक खुल्लर पेपर टू स्टैटिक पार्ट, खुल्लर बुक इज इनफ फॉर पेपर टू स्टैटिक पार्ट। मैं स्टैटिक के लिए इनफ है, ठीक है। उसमें भी स्टैटिक को आपको जैसे वैल्यू एनरिचमेंट करना है तो फिर आप करंट अफेयर्स यूज करिए। बट अगर एकदम ही स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ कि कौन से रीजन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, 8 मेजर रीजन्स हैं, तो उसमें आप वही वहां का लिख सकते हैं उसको। हाँ, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होने की जरूरत। अब ये नहीं कि पूरा किताब उठा करके आप पढ़ गए, उसको भी उठा उठा के थोड़ी थोड़ी एक दो लाइंस जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, एक हेडर दिया रहता है, काले में लिखा रहता है, नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन। तो पूरा ये थोड़ी कि आपको रट जाना है, जो उसको सिलेक्टिव होके 4-5 पॉइंट्स जो वहां पे विस्तार कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं। एनी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर सेक्शन और सोर्स साइट दैट यू यूज्ड?
हम्म। ठीक है। देखिए न्यूज़पेपर का कोई सेक्शन नहीं, जब सिलेबस आप देख लेते हैं तो उस हिसाब से आप उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं, ठीक है। मेरा तो ये बेसिक रहता था। अब जैसे मान लीजिए कोई केस स्टडी आई, कहीं भूकंप आ गया, तो रिसेंट में जो सबसे ज़्यादा भूकंप आया है उसमें कितने लोग मरे या फिर क्या नेग्लिजेंसेस हुए थे, क्या लर्निंग्स हैं, उसको उठा के लिख लेता था। हर साल कहीं ना कहीं भूकंप आएगा, सुनामी या तो आ रही है, वोल्केनिज्म हो रहा है, तो वो उठा के वहां से लिख लेता था, ठीक है। और अगर 3-4 साल का है मेरे पास, तो उसको मैप पे बना देता था कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। देखिए इंटरनेट का जो है ना, मैं सीधे लिखता था लेट्स से अर्थक्वेक्स यूपीएससी। अब तमाम साइट्स हैं आजकल, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा अपना डाल रही हैं उस पर, ठीक है। तो उठा करके जहां आपको रेलेवेंट लग रहा है, कोई डायग्राम दिख रहा है, उठा के वो कर लीजिए। तो मैं कभी भी किसी उस पर लिमिट नहीं करता था। डाउन टू अर्थ है वहां पे कभी कुछ मिल जाता था, या फिर योजना कुरुक्षेत्र रेयरली, मतलब कभी कभी यूज कर लिया। बट ऐसे आप कोई भी कीवर्ड डाल के यूपीएससी अटैच कर देंगे ना, तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म। अच्छा, नाइस। सो जैसे मैं मैप की बात कर रहा था, एक आपको नॉर्मल सा मैं बता देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा कि फ्लड्स क्यों होते हैं इंडिया में, ठीक है। तो मैं अर्बन फ्लड का बनाना होगा मुझे, तो यहाँ बता दूंगा कि मुंबई में क्यों अर्बन फ्लड आता है। तो मुझे जैसे मान लीजिए एक रीजन पता है कि मुंबई में इसलिए आता है क्योंकि जो स्टॉर्म ड्रेनेजेस हैं वो क्लॉग्ड हैं, तो ऐसे यहाँ पे मुंबई का बना दिया, ठीक है। इसी तरह चेन्नई का बना दिया, तो यहाँ पे वेटलैंड्स जो हैं, जैसे पल्लीकरनई वेटलैंड है, उसके ऊपर एनक्रोचमेंट हुआ है, तो रेन वाटर सीपेज नहीं हो पाता है, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। कुछ नेचुरल रीजंस बताने, या फिर मान लीजिए यहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा है तो सुंदरबंस में इश्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे मार्क कर दूंगा। यहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड फ्लो है ब्रह्मपुत्रा का, क्योंकि यहाँ पे टोपोग्राफी ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिनियली हर साल जो है फ्लड्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था, ठीक है, तो वो मैं दिखा दूंगा। कभी बाड़मेर में एक बार हुआ था फ्लड की, सडन रेन्स हो गई थी, एंड वहां का जो लैंड का नेचर ऐसा है कि सीपेज नहीं हो पाया, ठीक है। तो वो चीजें दिखा दी। तो ये क्या हुआ कि एक रीजनल अप्रोच आ गया मेरा, ठीक है। ये आपके पेपर 2 को बेसिकली थोड़ा सा जोग्राफिकल बनाएगा। हम्म। तो सर अब उस बारे में बात कर लेते हैं, आंसर आंसर राइटिंग वगैरह का थोड़ा बता देता हूँ। नहीं सर, इन जनरल थोड़ा प्रिंसिपल्स शेयर कर लेता हूँ। हम्म। हाँ हाँ। राइट राइट। ठीक। ठीक है सर। ठीक है सर। अ, क्योंकि अब हमारी बात हो गई है, बेसिक सोर्सेज की बात हो गई है और रीडिंग की बात हो गई, तो लेट अस टॉक अ बिट अबाउट द नोट मेकिंग, ठीक है। तो नोट मेकिंग ऐसा है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि नोट मेकिंग इज नॉट इक्वल टू समरी। ये है कि आपको सारे नोट्स को समराइज नहीं करना है कि किताब है तो उठा के समरी बना दी उसकी, नहीं, ये नहीं करना है हमें। हमें बेसिकली ये करना है कि अगर हम वोल्केनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं लेट अस से, ठीक है, तो ये चीज तो हमारे पास है ही बुक में, ठीक है। तो हम जो अपना नोट्स बनाएंगे बेसिकली, लेट अस से कि ये हमारा 1 पेजर है, इसमें हमने वोल्केनिज्म के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो क्या करिए कि यहाँ पे पेज नंबर डाल दीजिए बेसिकली, कि ये वाले पेज में सविंदर सिंह में ये चीज दी हुई है, ठीक है। और वहां मार्क कर दीजिए कि ये यहां से पढ़ना है। उसके अलावा जो
वैल्यू एडेड मटेरियल है या पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे लिखिए। क्या लिखेंगे? जैसे कि यहाँ पे एक मैप बना दिया कि भाई पूरे वर्ल्ड में वोल्केनिज्म किस तरीके से वैरी कर रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड मैप बना दिया आपने कुछ तो, ठीक है, और इसमें दिखा दिया कि कहाँ कहाँ पे वोल्केनिज्म हो रहा है। कोई डायग्राम हो गया वोल्केनिज्म का कि किस तरीके से अलग अलग जगह पे वोल्केनिज्म हो रहा है। जैसे ये सी वाली जो प्लेट है वो कॉन्टिनेंट के नीचे जा रही, तो यहाँ पे एंडीज वगैरह में क्यों हो रहा है वोल्केनिज्म। तो इस तरीके से नोट्स बनाना है, हमको समराइज नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा जो है फोकस्ड नोट्स और क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि हमें ह्यूमन ज्योग्राफी का नोट्स बनाना है, ठीक है, ग्रोथ पोल थ्योरी हो गई। तो अब ग्रोथ पोल थ्योरी के बारे में एक यहाँ पे इंट्रो लिख दिया, ठीक है। कंक्लूजन कैसे करेंगे ये आप बना लीजिए। कुछ अगर कोट्स आपको देनी है, किसी ने कुछ बोल रखी है तो वो एग्जाम्पल्स जो हैं पूरे वर्ल्ड के, वो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, कुछ केस स्टडी, कुछ डायग्राम्स, ये सारी चीजें आपके नोट्स में जानी चाहिए। ये नहीं कर रहे हैं कि ग्रोथ पोल थ्योरी का जो पूरा का पूरा आपका नोट्स है आप उसको लगे उसकी समरी बनाने, ये चीज कभी मत करिए। कुछ किताबें जैसे कि जो चीजें छूट गई हैं लेटस से और कहीं पे मिल नहीं रही हैं, तो उसको भी आप जो है अपने नोट्स में डाल सकते हैं। तो ये बेसिक नोट मेकिंग है। मैं भी क्या करता था कि मैंने नोट्स बनाए थे अपने काफी ज्यादा, एंड फिर एंड में उसकी पूरी एक समरी बना दी कि मैं एग्जामिनेशन के पहले जो 4 से 5 दिन का पीरियड है उसमें मैं हर चीजें 3 से 4 बार रिवाइज कर पाऊं, ठीक है। ज्योग्राफी में आप जीएस के जैसे जेनेरिक चीजें नहीं लिख सकते हैं। ज्योग्राफी में आपको टेक्निकल होना है और उसके लिए आपको मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत है, ठीक है। और वो मल्टीपल रिविजन्स आपके तभी हो पाएंगे जब जो वैल्यू एडेड मटेरियल है या फिर जो जोग्राफर्स हैं या फिर जो मैप्स हैं, ये जो वैल्यू एडेड थिंग्स हैं, उनको अगर आप बार बार रिवाइज कर पाए, और वो इन्हीं शॉर्ट नोट्स के थ्रू पॉसिबल है। तो आई गेस कि नोट्स बनाने के बारे में जो मैंने बात की आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से आपको समरी नहीं बनानी है, एक वैल्यू एडेड कंटेंट का ही नोट्स आपको बनाना है। इसके बाद मेरा हमेशा फोकस रहता है कि एक, जैसे सर ने भी हमेशा बोला है कि एक डायग्राम्स की कॉपी होनी चाहिए अपने पास। मैंने पेपर 1 सेक्शन ए, सेक्शन बी और पेपर 2, इनकी जो है हर एक सेक्शन के हर एक कीवर्ड पे मैंने डायग्राम्स बना रखे थे, ठीक है। एक कॉपी थी जिसमें सारे के सारे मेरे डायग्राम्स ऑलरेडी बने हुए थे। जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी में जितनी भी थ्योरीज हैं, जैसे मान लीजिए डेविस पेंक हो गया, तो उसका जो डायग्राम आना चाहिए वहां पे वो मेरा पूरा बना हुआ था, ठीक है। लेटस से एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म उठा लीजिए कि कार्स्ट टोपोग्राफी है, तो उसका जो है कार्स्ट टोपोग्राफी के जो वेरियस स्टेजेस हैं उसका मैंने बना रखा था कि स्टेज 1 स्टेज थ्रू, क्योंकि ये स्टेज बेस्ड चेंजेस होते हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ये करके मैंने बना लिया यहाँ पे डायग्राम, और एक मैंने मैप बना लिया कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे डायग्राम्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए थे। और जो हमारा पेपर 1 का सेक्शन ए है ना, इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल साउंडनेस, कि कितना ज्यादा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और आप बीटिंग अबाउट द बुश नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जो आपका प्रेजेंटेशन है, विच इज बेसिकली आपका जो ये डायग्राम बनाते हैं आप, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा एलिमेंट जो मुझे लगता था कि एंड में एक ह्यूमन एस्पेक्ट डाल दीजिए। ह्यूमन एस्पेक्ट कैसे डालेंगे? जैसे मान लीजिए वोल्केनिज्म के बारे में पूछा या कास्ट के बारे में पूछा, तो अब आप बता दीजिए एंड में कि किस तरीके से कार्स्ट टोपोग्राफी में वाटर क्वालिटी पे इशू रहता है, ठीक है। कैसे वहां पे रोड्स बनाना बहुत एक इशू है, क्योंकि लाइमस्टोन है तो वो वाटर के थ्रू डिसॉल्व हो जाएगा, तो एक स्ट्रेंथ नहीं रहेगी कहीं ना कहीं रोड्स की। तो एक ह्यूमन एस्पेक्ट थोड़ा सा दिखाएंगे ना,
ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट सिंथेसिस, कि कैसे फिजिकल और ह्यूमन एस्पेक्ट्स को दिखाएं। तो अगर आप फिजिकल पार्ट में थोड़ा सा एक ह्यूमन एस्पेक्ट लाएंगे तो उसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा आंसर उसके बारे में बनाना है, बट लेट अस से कि आपका 2 पन्ने का आंसर है, ठीक है, इस तरीके से 2 पन्ने का आंसर है, और एंड में आपने एक छोटा सा बॉक्स बना के यहाँ पे एक आइडिया दे दिया कि ऐसा भी हो सकता है, तो आई गेस दैट विल लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट जो एग्जामिनर है उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम्स की एक कॉपी होनी चाहिए। पेपर 1 में सेक्शन ए का हो गया ये तो बात, कि एक डायग्राम आपका होना चाहिए और एक मैप पॉसिबली अगर है तो वो बना सकते हैं। इसके लिए जो डायग्राम्स के लिए सविंद्र सिंह की किताबें हैं, या फिर सर आपको कुछ डायग्राम्स दे रहे हैं तो वहां से आप बना सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे भी जा सकते हैं। वोल्केनिज्म का अगर दिखाना है कि पिछले कुछ सालों में कहाँ कहाँ हुआ है, तो ये आपको इंटरनेट से ही मिलेगा। जगह जगह दिखा दीजिए वर्ल्ड में कि कहाँ कहाँ हुआ है, अर्थक्वेक्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं, तो वो चीजें वहां से मिल जाएंगी सेक्शन ए के लिए। सेक्शन बी में ज्यादातर आपको जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स वर्ल्ड में किस तरीके से वैरी कर रहे हैं ना, वो दिखाना है कि माइग्रेशन, वर्ल्ड माइग्रेशन किस तरीके से हुआ है, ठीक है। अब इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक होता है टाइम और एक होता है स्पेस। आप स्पेस का तो बता देंगे क्योंकि ज्योग्राफी इज अबाउट दैट, बट जैसे कि इसमें टाइम में भी वेरिएशन कैसे ज्योग्राफिकली हुआ है वो भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टाइम में भी दिखाइए कि माइग्रेशन ओवर द ईयर्स कैसे चेंज हुआ। अब इसको कैसे दिखा सकते हैं, ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हैं कि जैसे आपका बार ग्राफ हो गया, अभी इतना था, फिर नेक्स्ट डेकेड में इतना हुआ, फिर नेक्स्ट डेकेड में इतना हुआ, फिर में भी अगर कम हो गया, ठीक है, तो ये आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो एक एस्पेक्ट आपका ये आ गया, ठीक है, ये टाइम में वेरिएशन हुआ। इसके अलावा जो आपका माइग्रेशन है वो स्पेस में भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पेस में कैसे दिखाइएगा इसको, लेट अस से कि आप माइग्रेशन का एक प्रकार ये होता है कि फोर्स्ड माइग्रेशन, ठीक है। तो अब ये सीरिया वाला पार्ट है, ठीक है, तो यहां पे आप दिखा सकते हैं एज अ केस स्टडी, यहां पे दिखा करके कि यहां पे जब जब वॉर्स हुए हैं, 2-3 वॉर्स का मे भी नाम लिख करके फिर दिखा सकते हैं कि कैसे ये आउट माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। इस तरीके के एक कस्टम मेड आपके डायग्राम्स होने चाहिए। ये नहीं कि किताबों से उठा रहे हैं तो एकदम वही उठा के मत लिख दीजिए, क्योंकि बड़े कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स होते हैं। सेक्शनल डायग्राम्स बनाना सीखिए, हर चीज को पूरे वर्ल्ड में मत दिखाइए, ठीक है। अगर हमें दिखाना है कि लेट अस से फोर्स माइग्रेशन का ही एक एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया वाला भी दिखा सकते हैं कि पार्टीशन में ऐसे, इस तरीके से। ये किताबों में दिए भी हुए हैं, बट ये आप धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे सेक्शनल डायग्राम्स बनाने, पूरे वर्ल्ड पे ही हर चीज नहीं दिखानी है, वर्ल्ड पे भी दिखाइए, कई बार सेक्शनल भी दिखाइए, और इसी तरीके से आपके कॉपी में डिवर्सिटी आएगी। और ये आंसर राइटिंग से आप सीखेंगे कि किस तरीके से ये चीजें करनी है। मैं कुछ ग्लिम्सेस शेयर कर दूंगा अपने डायग्राम कॉपी के, इनफैक्ट मैं पूरा ही डाल दूंगा उठा करके अपने डायग्राम कॉपी को इंटरनेट पे अपने चैनल पे डाल दूंगा मैं। अब हम लोग पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2, हाँ, एग्जाम से पहले आपको भी डर लगता था? हाँ, बहुत डर लगता था। डरते ही हुए आए हैं, डराया ही गया है हमेशा। दिस जर्नी इज ऑल अबाउट फियर मॉन्गरिंग। तो डर तो लगता ही था, अभी भी डर लग रहा था। भूल जाते हैं भैया अधिकतर चीज़ें, कैसे याद रखें, रिवीजन से ही याद होगा। और मैंने जो अभी नोट मेकिंग बताया ना कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो कई बार पढ़ जाइए ना उसको। आप सीधी सीधी जो लाइनें हैं, सिंपल चीजें आप लिख ही लेंगे क्योंकि आपको एक सेंस है चीजों का। अरे आपसे पूछता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड क्यों होता है, तो भाई आप बता नहीं दोगे कि इंडस्ट्रियल उसके वजह से हो रहा है, ग्रोथ की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा है, एग्रीकल्चर की वजह से हो रहा है। ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। आपको रटना क्या है, जो चीज मेमोराइज क्या करनी है, डायग्राम्स, वैल्यू एडेड मटीरियल, उसको अलग से शॉर्ट में बना लीजिए और उसको बार बार पढ़ते रहिए। नॉर्मल चीजें आप लिख लेंगे, मतलब इतनी ज्यादा पढ़ाई हो जाती ना कि आपको इश्यूज ही नहीं आएंगे उसमें। व्हाट टू डू, आई एम नॉट एबल टू स्कोर हाई इन आंसर्स। तो अभी हम लोग आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो मैंने डायग्राम वाला बनाया है ना, वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। While preparation, should we have a plan B like state PCS, other government exam? See, it depends totally upon you, ठीक है। मुझे
मैं कभी भी इस चीज़ के साथ नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा प्लान बी के बारे में सोचना है, बट कुछ ऐसा हुआ कि मैं यूपीपीसीएस मैंने ज्वाइन कर लिया था क्योंकि सेम पैटर्न पे था। मगर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको कायदे से पढ़ना चाहिए, एंड हो भी जाएगा दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में तक मैक्सिमम, अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और आपका जो मेंटोरशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मुझे ये मेंटोरशिप पहले दूसरे अटेम्प्ट में मिल गई होती तो मैं उसी टाइम हो गया होता सेलेक्ट, बट वो चीज़ें डिलेड हुई। ठीक है, तो यही मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्लान बी के बारे में आपकी परिस्थितियों पे पूरी तरह से डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली, अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट करना है उन्हें और आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो बेशक आप उस पर करें, क्योंकि इसका कोई वन साइज फिट रूल नहीं है। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट डायग्राम्स के बारे में मैंने बताया। हाँ, पेपर टू का जो डायग्राम है, अब इसमें हमें क्या करना है। पेपर टू का जो डायग्राम है, इसमें मैप्स में ही हमें दिखाना है चीज़ों को कैसे वो वेरी कर रहा है। जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था कि किस तरीके से फ्लड्स ऑल ओवर इंडिया चेंज हो रहा, मतलब किस तरीके से रीजंस अलग अलग हैं। उसी तरह डेजर्टिफिकेशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन का अलग अलग रीजन है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया रैट होल माइनिंग, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने दिखा दिया कोल माइंस, ठीक है। यहाँ पे डिग्रेडेशन जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी कैनाल के अराउंड हो रहा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की वजह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अंकलेश्वर वगैरह है तो वहाँ पे मान लीजिए ऑयल फील्ड्स हैं तो उससे भी किसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे आपका सी लेवल राइज हो रहा है, तो इन चीज़ों से जो कोस्टल लैंड है उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पेपर टू में खुल्लर से एक तो मिल जाएगा ये, और इंटरनेट पे आपको देखने की ज़रूरत है कि कैसे डेजर्टिफिकेशन का क्या वेरिएशन है। इंटरनेट पे आपको दिख जाएगा, इवन खुल्लर में भी दिया हुआ है कि लैंड डिग्रेडेशन क्यों क्यों हो रहा है, किस किस एरिया में किस वजह से हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं मैप्स। ठीक है, जैसे आप देखेंगे रेनफॉल का मैप है, ठीक है, उसमें तमाम चीजें लिखी हुई हैं कि इतना मिलीमीटर, इतना सेंटीमीटर, फलाना ढिमका। उतना कुछ नहीं करना हमें सीधे देखना है अपने हर मैप को, किसी भी क्वांटिटी को, लेट अस से टेम्परेचर हो गया या प्रेसिपिटेशन हो गया, इन चीजों को किस तरीके से वैरी कर रहा है। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, हाई, मीडियम, लो। ठीक है, तो अब हम इसको बड़ा ही 3 चीजों में डिवाइड कर दिया, और ये अपने विवेक अनुसार आप इसको बना सकते हैं। लेट अस से कि ये 100 सेंटीमीटर आइसोहेट लाइन हो गई, यहाँ पे काफी ज्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है, तो हाई दिखा दिया। इधर लो होता है, ये रेन शैडो एरिया इधर लो होता है, यहाँ पे लो होता है, ठीक है। बाकी आप इधर थोड़ा लो होता है, उसके अलावा आप मीडियम दिखा दीजिए। ठीक है, अब इस ये ना पूरी तरीके से सही है ना पूरी तरीके से गलत है, बट एक सेंस दे रहा है एग्जामिनर को कि भाई इस बंदे को पता है कि ज्योग्राफिकली कैसे ये पर्टिकुलर क्वांटिटी वैरी करती है। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स को मैप पे दिखाना सिखाया, एक मैंने दिखाया कि कैसे जो है कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कैसे वैरी करे, उसको हाई लो मीडियम में। इसी तरह से रेनफॉल के बजाय आप हाई लो मीडियम में क्या दिखा सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी दिखा सकते हैं। तो एग्जैक्टनेस नहीं चाहिए हमको, बट एक सेंस हमें पता होगा कि वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी में काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, इधर असम प्लेन्स में काफी हाई है डेंसिटी। ठीक है, जहां लो कहाँ होगी, पहाड़ियों पे लो होगी। मेक सेंस ना कि पहाड़ पे कहाँ ही ज्यादा हो सकती है, डेजर्ट में क्यों रहेंगे लोग, यहाँ लो बना दीजिए। यहाँ पे भी रहने का दिक्कत है, कोस्टल एरियाज में काफ़ी लोग कंसंट्रेटेड रहते हैं, वहाँ पे आप जो है दिखा दीजिए कि हाई है, बाकी जगह पे आप मीडियम दिखा दीजिए। तो इस तरीके से जो भी आपको लग रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन, इन चीज़ों को आप वेरिएशन मैप्स पे दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ जो केस स्टडीज़ का बड़ा महत्व होता है पेपर टू में, तो आप केस स्टडी बनाइए, तो उसमें भी बहुत ही आसान सा मैप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एल्कलाइन सॉइल्स या फिर लैंड डिग्रेडेशन का एक पर्टिकुलर टाइप दिखाना है कि सैलिनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो आप पूरा मैप मत बनाइए, एक सेक्शनल मैप बनाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने दिखाया
सदर्न पंजाब का रीजन दिखा दिया कि भटिंडा, फजिल्का, ये सारी जगहों पे क्या हुआ कि एक केस स्टडी लिख दी जाए, एक बॉक्स बना करके, एक पेज, जो आपका पेज में छोटा सा मैंने बताया इस तरीके का एक बॉक्स बनाइए, उसमें बता दीजिए कि कितना एकड़ लैंड जो है डाइवर्ट कर दिया गया और एग्रीकल्चर के लिए ये यूज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सैलिनाइजेशन हो गया और उसका क्या रीजन था। तो इस तरीके से आप अपने आंसर में एक वैल्यू एडिशन, तो ये भी चीजें पहले से बना के रखिए अपने कॉपी में, ठीक है। तो दिस इज हाउ यूल प्रिपेयर योर डायग्राम कॉपी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं आंसर राइटिंग के बारे में, और इसको हम लोग सेक्शन वाइज थोड़ा डील करेंगे कि क्या हमें अपने आंसर्स को, जैसे एक बच्चे ने भी पूछा था कि आंसर में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट इट कि मैंने क्या किया, क्या मैंने सीखा, सर ने क्या बताया कि मैं उस चीज को कर पाया, ठीक है। आंसर राइटिंग के 2-3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। पहला है कि आप ये समझिए कि पूछा क्या जा रहा है, अंडरस्टैंड द डिमांड, ठीक है। अब ये डिमांड सिर्फ वो जो हर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन का प्रकार होता है कि कुछ लिखा रहेगा, फिर यहां पे टेल वर्ड होता है, एल्यूसिडेट, कमेंट, ठीक है। ये जो है टेल वर्ड्स हैं, ये कंटेक्स्ट सेट करेगा और ये बताएगा कि लिखना क्या है। ये चीज सर के बेसलाइन और क्वाड्रेंट सीरीज में काफी अच्छे से कवर है, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने अपने चैनल पे भी आज शेयर किया था वो लिंक्स। तो वो चीज आप, ये जो टेल वर्ड्स है ना, वो आप समझ जाएंगे कि हर एक क्वेश्चन का एक बेसिकली ऑर्डर होता है कि डिस्कस, जैसे पूछा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड, मगर ये पूछ लिया कि क्रिटिकली एनालाइज द रीजंस फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड। ये क्वेश्चन का स्तर यहां से यहां आ गया, ठीक है। उसमें लिखने की चीजें भी फिर अलग हो जाएंगी। वो चीज जो है यू कैन लर्न दैट फ्रॉम द क्वाड्रेंट एंड बेसलाइन सीरीज जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, वो आप देखिएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको कंटेक्स्ट मिला, यहां पे आपको पता चल गया कि भाई पूछा क्या है, वही आपको लिखना है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द डिमांड हो गया। दूसरा स्टेप आता है कि अब अगर डिमांड समझ आ रही है तो हम उसको लिखना, उसको उन अक्षरों को हम कॉपी पे उतारें कैसे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले ऐसा नहीं है कि किताब बंद करके लिखेंगे, नहीं, पहले जब समझ आ रहा है अच्छा क्या है, तो अब उसको लिखना शुरू करिए, किताब खोल करके कोशिश करिए कि जो पूछा है वो लिखा जाए, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा, ओपन बुक लिखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये होगा, पहले से ये मत फोकस करिए कि टाइम में लिखना है कि नहीं 11 मिनट में लिख देंगे, 9 मिनट में, 7 मिनट में लिख देंगे, बिल्कुल भी नहीं। पहले ये तो देखिए कि आपसे जो पूछा जा रहा है आप वो लिख भी पा रहे हो कि नहीं। जब धीरे धीरे ये चीजें होने लगेंगी तब आप सबसे पहले लिखिए वर्ड लिमिट में। एक बार वर्ड लिमिट का ध्यान देते हुए कि भाई 2 पन्ने का तो 4 पन्ने में तो नहीं लिख रहे हैं, तो एक थोड़ा सा सेंस आएगा कि चलो ठीक है। लेकिन आप ये पाइएगा कि 2 पन्ने में भी जब आप लिख रहे होंगे तो बहुत ज्यादा कई बार लिख रहे होंगे, ठीक है। तो एक नेक्स्ट स्टेप आता है जिस चीज को सर हमेशा कहते हैं राइट इन मिनट्स। राइट इन मिनट्स, जैसे कि जो छोटे क्वेश्चन है 10 मिनट के, वो आपको 10 नंबर के वो 7 मिनट में लिखना है, ठीक है। जो 15 मार्कर है उनको 11 मिनट में लिखना है, ठीक है। और जो बेसिकली 20 मार्कर हैं उनको आपको 13 से 15 मिनट में लिखना है, ठीक है। ये चीज बहुत बाद में आती है, पहले आपको यहां तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना है। जब आप राइट इन मिनट्स भी करने लगेंगे तो भी आप देखेंगे आपका स्कोर उतना बढ़ नहीं रहा है। वहां पे आपका फिर एक नेक्स्ट लेवल है वो चीज जहां पे आपका कंटेंट एनरिचमेंट आता है। कंटेंट एनरिचमेंट कैसे आएगा? अच्छे केस स्टडीज से आएगा, अच्छे डायग्राम से, अच्छे मैप से आएगा, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, जो आपकी डायग्राम कॉपी उसमें सब बना रहेगा और आप उसको उतारने लगेंगे। फिर भी लेकिन यू विल सी कि एक और नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, और वो नेक्स्ट लेवल कैसे आएगा? आपके प्रेजेंटेशन से, ठीक है।
तो मैं अब आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन, आई होप समझ गए होंगे कि कैसे डिमांड, फिर उसके बाद आप लिखना शुरू करिए, वर्ड लिमिट पे स्टिक पहले मत करिए, फिर उसके बाद वर्ड लिमिट पे आप स्टिक करना शुरू करिए, फिर राइट इन मिनट्स, ये नेक्स्ट लेवल हो गया, और इसके बाद फाइनली कंटेंट एनरिचमेंट, और एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे आंसर्स को ले जाना है ज्योग्राफी के। एक मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, फिर मैं सेक्शन वाइज इसको डील करूंगा। देखिए हमारे पास लेटर से एक पन्ना है, ठीक है, हमसे हमारे पास यहाँ पे ऊपर प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न लिखा है, हम इसका एक बेसिक सब लोग बोलते हैं कि भैया इंट्रो लिख दो, यहाँ पे बॉडी का एक जो पहला पार्ट है उसको एड्रेस किया, 1 2 3, ठीक है, ऐसे ऐसे हमने कुछ कुछ लिख दिया। एग्जामिनर को लिटरली ढूंढना पड़ेगा इसमें, हमारा क्या काम है, हमें एग्जामिनर की सुविधा को बढ़ाना है, हमें उन्हें दिखाना है कि भाई हमें पता है, आप पर्सन ए और पर्सन बी को डिफरेंशिएट उसकी प्रेजेंटेशन करेगी। एक तरीका ये हो गया लिखने का। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा तरीका कैसे होगा। मैं क्या करता था, ये जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो लिखा, कंटेक्स्ट सेट किया या क्यों पूछा है, या बहुत सारे तरीके शुरू करने के। यहाँ पे पहला लिखा, इस कीवर्ड को मैंने बॉक्स में लिख दिया, लेटर से कुछ है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आएगा, और उस एक्सप्लेनेशन को भी मैं हाईलाइट अंडरलाइन कर दूंगा। आप मैगजीन्स में देखते होंगे कि इस तरीके से बॉक्सेस बने रहते हैं, और बॉक्सेस के अराउंड इस तरीके से चीजें लिखी रहती हैं, सेकंड इसमें कुछ हुआ, इसके बारे में लिख दिया, ठीक है। ये एक तरीका है जिससे कि आपका जो प्रेजेंटेशन है बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, और सामने वाले को दिख रहा होगा कि क्या पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि पूछता है, लेट अस से एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आया कि रीजंस फॉर माइग्रेशन इन इंडिया, ठीक है। तो हमारा ये जो पेज है, इस पे हमने ये क्वेश्चन इधर आ गया, हमने एक इंट्रो दे दिया, कहीं से उठाया, जैसे मान लीजिए कि 30% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में माइग्रेट कर रही है। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया जिसमें लिखा रीजंस फॉर माइग्रेशन, ठीक है, इसको हमने बॉक्स आइटम बनाया, बॉक्स में लिख दिया, फिर पहला रीजन, ठीक है, उस रीजन में हमने लिखा अर्बनाइजेशन, ठीक है, यहां पे हम लिख देंगे कि द पुल ऑफ सिटीज, ठीक है, इस वजह से हो रहा है, और जैसे मान लो इसको हमने ये अंडरलाइन कर दिया, ठीक। अब ये अर्बनाइजेशन के कारण जो माइग्रेशन हो रहा है वो हम यहाँ छोटा सा मैप बना करके दिखा देंगे सेक्शनल ही, कि ये है दिल्ली, ठीक है, और ये यूपी में लेटर से वाराणसी है, तो यहां से इतना ज्यादा पुल हो रहा है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि एक हमने एक वो दे दिया, प्रेजेंटेशन अलग सी आ गई, और ये देखिए यहाँ पे एक अच्छी सी मैप और केस स्टडी के थ्रू ये चीज कंप्लीट हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आंसर्स को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो काफी थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज लिखनी होती है, काफी टेक्निकल लिखिए, मैप्स बनाइए, केस स्टडीज लिखिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लैंग्वेज है, लिंगो हम लोग कहते हैं उसको, हर चीज में मतलब कोशिश करिए कि कंटेक्स्ट स्पेसिफिक चीजें आ जाएं, सिर्फ सीधा सीधा मत लिखिए, जो है कि जीएस के लैंग्वेज में ना लिखिए, क्योंकि मेरे साथ सर की हमेशा कंप्लेंट रहती थी कि तुम बहुत जीएस लाइक आंसर्स लिख रहे हो पेपर 2 के, जो कि हमें नहीं करना है। वो कैसे आएगा, जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे क्यूमुलेटिव कॉजेशन हो गया, ठीक है, इस तरीके के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ग्रोथ पोल हो गया, ये इन वर्ड्स को जितना ज्यादा आप यूज करेंगे, कंटेक्ट ओवरडू नहीं करना है किसी चीज को, बट बी माइंडफुल कि आप उन वर्ड्स को, कीवर्ड्स को यूज करते रहें।
सेक्शन स्पेसिफिक फट से बता देता हूं मैं। क्वेश्चंस हैं क्या सर कोई? व्हाट वाज योर टाइम टेबल? हाय, मेरा टाइम टेबल ऐसा था कि मैं सिर्फ पढ़ाई करता था, खाता था, एक्सरसाइज करता था, सोता था, ठीक है। तो मेरा टाइम टेबल ये था कि मैं मुझे सिर्फ अगर पढ़ना है तो पढ़ाई करूंगा, ठीक है। ये कंपटीशन इसी चीज के बारे में है। मैं एक, हाँ, जीएस और ऑप्शनल का, क्योंकि जीएस आपका लगभग 1000 मार्क्स का 4 पेपर प्लस आपका एस्से रहता है, तो इसको मैं ज़्यादा टाइम देता था, लेटर से दिन में 4 घंटे। और ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का रहता है, तो इसको मैं 2 से ढाई घंटे देता था, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी रहता है जीएस, एंड यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट है ज्योग्राफी के लिए टाइम। एंड ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको देना बनता भी, क्योंकि जितना टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे उतना फायदा यहाँ पे भी हो जाएगा आपको। एसए में होगा फायदा, जीएस 1 में फायदा होगा काफी ज्यादा, क्योंकि इतना ज्योग्राफी है। आईआर में बता रहा हूँ काफी फायदा होगा, बिकॉज यू आर डीलिंग विद जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। जीएस 3 में तो पूरा ही ऑलमोस्ट सिक्योरिटी भी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग आपका एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सब चीजें तो ज्योग्राफी में डील कर रही हैं, तो इट्स वर्थ इट, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये प्री और मेंस के बीच में जो मेरा टाइम रहता था, सुबह 1.5 घंटा जीएस का आंसर राइटिंग और रात को 1.5 घंटा ज्योग्राफी का आंसर राइटिंग। और इसके अलावा जो है समय बच नहीं पाता है बहुत ज़्यादा, तो आई थिंक न्यूज़पेपर का सर ऐसा था कि मैं आधे घंटे देख लेता था बस, आधे 1 घंटा, क्योंकि इतने साल से पढ़ने के बाद मेरे साथ क्या था कि मैं देखते ही फिल्टर कर लेता था। मुझे नहीं लगता था कि मुझे आपके एडिटोरियल से कोई नोट्स बनाने की जरूरत है। मैं देखता था ऊपर से, अच्छा कोई कोट है इंपॉर्टेंट, कोई एग्जाम्पल है, तो उसको फट से नोट कर लिया। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप अखबार से नोट्स बनाए ना, तो ऐसा मत करिए कि ढेर सारे 150-200 नोट्स बना, केस स्टडीज एग्जाम्पल बना लीजिए। मैं 50 से 60 एग्जाम्पल बनाता था और घुमा घुमा के हर जगह यूज कर लेता था इसको, एक हाई यूज वैल्यू वाला, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे फ्लड्स हो रहे हैं, फ्लड्स एक एनवायरमेंटल इशू ही नहीं है, ये एक गवर्नेंस का भी इशू है, ठीक है। ये एक ब्यूरोक्रेटिक अपैथी का भी इशू है, जो कि जीएस 4 में भी जा सकता है, ठीक है। पेपर 1 में भी जा सकता है, जहां पे आप अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं। पेपर 2 में गवर्नेंस में आ सकता है, पेपर 3 में एनवायरनमेंट में आ सकता है, पेपर 4 में ब्यूरोक्रेटिक अपैथी के बारे में रूप में दिखा सकते हैं। ज्योग्राफी में तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो डोंट जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ योर मैटर। 50 से 60 ऐसे एग्जाम्पल्स बनाइए जो कि कई जगह यूज हो सकें। some popular notes or content or created them in your own unique way। एकदम भी जैसे मैं अपने नोट्स डालूंगा तो ब्लाइंडली मत कॉपी करिएगा, ठीक है। उससे सीखिएगा कि कैसे यूनिकली नोट्स बनाए, ठीक है, और फिर बनाइएगा, और करंट कंटेम्प्रेरी स्पेसिफिक उस तरीके से बनाइएगा। डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनी नोट्स, ठीक है। प्रोसेस इट, इट्स योर ओरिजिनलिटी विल बी रिवॉर्डेड इन द एग्जाम। मतलब माइंड इट, मैं एकदम ही नहीं ओरिजिनल था, एंड इस बार मैंने पूरा सारे बैरियर्स तोड़ दिए, एंड इस वजह से मतलब यूपीएससी ने रिवॉर्ड किया है। आई थिंक दे आर डूइंग दैट, तो ये वाली बात है। चलिए, पेपर 1 सेक्शन ए के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आंसर राइटिंग के। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें है कि एक तो टेक्निकल और कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये अगर आपको नहीं है तो आपको स्कोर नहीं आएगा। अब बादल कैसे बन रहा है आपको पता ही नहीं है, तो आप कुछ भी लिख करके आ रहे हैं, दैट्स नॉट डन ना। किसी थियोरिस्ट ने बोला है, पूरे अपने जीवन काल उसमें लगा दिया कि भाई ऐसे ऐसे होता है, अब आप उसको उटपटांग लिख करके आएंगे तो सामने जो जोग्राफर होगा उसको ये लगेगा कि ये मुझे बेवकूफ क्यों बना रहा है। तो ज्योग्राफी पेपर 1 में तो एकदम ये ना करिए, बी वेरी स्पेसिफिक। दूसरी चीज यहाँ पे प्रिंसिपल है डायग्राम्स। डायग्राम्स एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, सुंदर डायग्राम बनने चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप जो है MF हुसैन बन जाइए, मगर डायग्राम्स शुड बी लेजिबल और एक सेंस बनाना चाहिए उसका, ठीक है।
प्लस मैप, जैसे मैंने बताया एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में वैरी कर रहा है, उसको एक बना लीजिए आप। जो मैंने ह्यूमन एंगल की बात की थी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक ह्यूमन एंगल आप डाल देंगे अपने फिजिकल वाले में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और लास्ट चीज, डोंट नेग्लेक्ट दिस सेक्शन एट एनी कॉस्ट। आपको बहुत सारी कोचिंग्स में ये बताया जाएगा कि भाई ह्यूमन ज्योग्राफी ही स्कोरिंग है, ह्यूमन ज्योग्राफी से ही क्वेश्चंस आएंगे, आप वही अटेम्प्ट करिए। नहीं, आपको अभी पेपर 2020 का पेपर दिखाऊंगा, उसमें सेक्शन ए में आप आराम से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, मगर आप पढ़ के ही नहीं जाएंगे, अगर इसको नहीं करेंगे तो आप अपने ऑप्शंस को लिमिट कर देंगे। पॉसिबल है कि आपके नॉर्मल जो नोट्स हैं, जो भी चीजें हैं, उसी में से आ जाए इसमें, लेकिन आप पढ़ के ही नहीं गए। आपको तो ये बोला गया कि नहीं भाई सेक्शन बी से ही उठाने हैं सारे क्वेश्चंस, तो यू विल फेल मिजरेबली, आपके ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे। अब आपको जानबूझ करके 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा सेक्शन बी से, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, इसको भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दीजिए। इसमें भी ये बताऊंगा कि जियोमॉर्फोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है लोगों का। मैं पर्सनली जब प्री और मेंस के बीच का टाइम होता था, मैं जियोमॉर्फोलॉजी को लास्ट में करता था, क्योंकि इतना वाइड है ना, आप जियोमॉर्फोलॉजी चाहे तो 15-20 दिन, 1 महीना पढ़ते रह जाएं, फिर भी वो खत्म नहीं होगा। तो लिमिट करने के लिए जियोमॉर्फोलॉजी को थोड़ा कम समय दें, और क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, एनवायरनमेंट, इनके जो अप्लाइड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको अपने केस स्टडीज और जो कंसेप्ट्स हैं ना, उसके थ्रू आप इसको निखारिए अपने आंसर्स को। मैं बहुत ही ज्यादा अप्लाइड क्वेश्चंस में थ्योरीज का यूज करता था। लेट अस से कि शेल्फोर्ड्स लॉ एक बेसिकली है कि किस तरीके से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का। तो कोरल्स वाले जो क्वेश्चन रहते थे, उसमें आई यूज टू मेक दैट। अब ये कहीं पे नहीं था, बट ये मेरी विजडम थी कि कैसे कोरल्स को स्ट्रेस मिल रहा है, कि ये टेम्परेचर अगर मैं दिखा दूं कि ये पुश हो रहा है बेसिकली, पहले टेम्परेचर लेटस से कि 25 डिग्री सेल्सियस था, बट क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, और सी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है, और ये 27 या मान लीजिए 28 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो मैं ये दिखा दूंगा कि देखो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया इनका, कोरल्स का रिस्ट्रिक्टेड हो गया पर्टिकुलर स्पेस में, या उनका जो ब्लीचिंग हो गया। तो ये जो थ्योरीज है ना, इनको यहाँ पे एक अप्लाइड फॉर्मेट में मैं हमेशा लगाता था, ठीक है। तो थ्योरीज को थोड़ा सा समझिए कि कहाँ पे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को, प्लेट टेक्टोनिक्स को कहाँ ले आया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हिमालयाज में आपको अगर ये हो रहा है कि डिजास्टर्स हो रहे हैं हिमालयाज में लेटस से आपको ये पता चला कि डिजास्टर्स, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हो रहे हैं, या फिर अर्थक्वेक्स हो रहे हैं हिमालय में, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो ना कि ये एक्टिव मार्जिन है, यहाँ पे हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, तो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी आ गई। तो हर जगह जो है, जो प्रिंसिपल्स आप पढ़ रहे हैं, उनको अप्लाइड वे में कोशिश करिए लाने की, ठीक है। तो सेक्शन ए तो ऐसे हो जाएगा। सेक्शन बी का भी मैंने आप लोग को जैसे बताया था कि एक टेम्पोरल और एक स्पेस में किस तरीके से वैरी कर रहा है फेनोमेना, उसको देखिए। थ्योरीज को बहुत ध्यान से समझिए, उसको बहुत ही प्यार से उसको लिखिए, ऐसा नहीं कि उटपटांग चीजें लिख करके आ गए वहां पे। मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक चीजें पूछे जाती हैं, और साथ में उसको अप्लाइड बनाने की कोशिश करिए। लेट अस से कि अभी मैं सर से डिस्कस कर रहा था यही चीज, कि लोकेशनल एनालिसिस जो था हैगेट द्वारा जो दिया गया था, लोकेशनल एनालिसिस, तो अब आपसे अगर पूछता है तो आप सिंपल वो छाप सकते हैं अपने नोट्स कि भाई ये चीजें हो गई, ये इसमें चीजें थी, और ये इश्यूज थे, और ये जो है मतलब कंपैरिजन आप दूसरे चीजों से कर सकते हैं उसका। मगर मैं क्या कहूंगा, आप यहाँ पे एक अपने जो पेज पे एक बॉक्स बना करके ये दिखा सकते हैं कि लोकेशनल एनालिसिस इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो यहां पे आप दिखा दीजिए गूगल मैप लेटस से, ठीक है। तो वहां पे आप
ये जो एरो बन के आता है, तो आप यही सब तो है उसका भी प्रिंसिपल कि एक पर्टिकुलर नोड है, ठीक है, ये लाइंस हैं, एरोज हैं, ठीक है, ये चीज आपको अप्लाइड बेसिस दे देगा आपके आंसर्स को, ठीक है। ये भी वो एक तरीका है सेक्शन बी में अच्छा स्कोर करने का, केस स्टडीज बनाइए। जैसा मैंने शुरू में बोला था कि कोई भी चीज का वेरिएशन अगर देखना है तो आप डाल सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वेरिएशन अक्रॉस टाइम यूपीएससी, इस तरीके से लिख दीजिए। नहीं तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट हो गई या इस तरीके की कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनका एग्जीक्यूटिव समरी या फिर उसमें जो कुछ स्कीमेटिक्स हैं उनको पर्सनलाइज करके बहुत ही इजी शब्दों में कोशिश करिए कि कैसे उसको रिप्रेजेंटेशन उसका अच्छा कर सकते हैं। तो इन चीजों से वो काफी ज्यादा आपका फायदा होगा। पेपर 2 में जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा स्टिकी इशू है कि इसको ज्योग्राफिकल कैसे बनाना है। तो ज्योग्राफिकल बनाने का बहुत सारा तरीका है। पहला है कि आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज करिए यहाँ पे, एक तो यही हो गया। दूसरा मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैप्स यूज कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था कि कैसे केस स्टडीज को आप बना सकते हैं, रीजनल बना सकते हैं उसको, ठीक है। चौथा, लिंक करिए पेपर 1 से, ये मैं थोड़ा डेप्थ में भी बताऊंगा। इसके अलावा लेट अस टॉक अबाउट रीजनल अप्रोच। तो इन दो चीजों पे मैं थोड़ा डेप्थ में डील करूंगा, ठीक है। फर्स्ट पेज, ये वाला चैनल का लिंक है मेरे। आप सिद्धार्थ श्रीवास्तव AIR 118 भी लिख देंगे टेलीग्राम पे तो भी आ जाएगा, जरूरी नहीं है। आप बस सिद्धार्थ श्रीवास्तव AIR 118 लिख देंगे तो चैनल मिल जाएगा आपको। थैंक यू सर। लिंक विथ पेपर 1, ये मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि मैं इसमें बहुत खराब था, और इस बार सर ने मुझे बताया कि कैसे पेपर 1 को लिंक करना है पेपर 2 में। देखिए कई तरीके हैं जहां जहां आप ये कर सकते हैं। या तो आप इंट्रोडक्शन में ही दिखा दीजिए, लेट अस से पूछता है कि व्हाट आर द रीजंस, क्रिटिकली एनालाइज द रीजंस फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया, ठीक है। तो अब आप इसमें ये दिखाइए कि एनवायरमेंटलिज्म को आप ला सकते हो, ठीक है। या व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया, इस तरीके से, तो वहां पे वेलफेयरिज्म ला सकते हो, ठीक है, वेलफेयर ज्योग्राफी। तो आप इंट्रोडक्शन में ही दिखा दो, या फिर इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में बात करता है तो यहीं पे दिखा दो इंट्रोडक्शन में कि वीबर जो है उन्होंने, उनकी थ्योरी जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन की, उससे हम लोग समझ सकते हैं कि इंडिया में किस तरीके से इंडस्ट्रीज का लोकेशन है, ठीक है। इसके अलावा आप कंक्लूजन में डाल सकते हो ज्योग्राफिकल थॉट्स या थ्योरीज। जैसे मान लीजिए कि आपने बता दिया कैसे कि एनवायरमेंटलिज्म पे कोई क्वेश्चन है तो ग्रिफिथ टेलर की थ्योरी आप डाल सकते हो। उसमें जैसे बोला गया है कि कैसे कि नियो डिटर्मिनिज्म की जो बात है वो आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखिए। जैसे मैं क्या करता था, ये बहुत ही गलत अप्रोच है कि एक पॉइंट लिखा और ब्रैकेट में लिख दिया डीएम स्मिथ, लग रहा है जैसे रिसर्च पेपर लिखा जा रहा है, बट दिस इज नॉट द वे। आपको लिंक भी तो स्टैब्लिश करना है, आपके पॉइंट और डीएम स्मिथ में क्या लिंक है ये तो आप दिखाएंगे ना। जैसे कि मान लीजिए हमसे अगर पूछा गया कि अर्बन पॉवर्टी का कैसे करना है सोल्यूशन, तो आप एक बताएंगे कि एक पॉइंट लेटस से आप बताए कि वी नीड टू गो फॉर एरियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर इंडिया को डिवाइड करें वेरियस रीजन्स में, जिससे हमें ये आइडिया पता चले कि पावर्टी कहाँ पे कैसी कैसी है, और उसके बाद हम जो है गुड्स और बैड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। द सेम आइडिया वाज गिवन बाय डीएम स्मिथ अंडर हिज वेलफेयर ज्योग्राफी। तो इस तरीके से एक डेप्थ आई ज्योग्राफी में। अगर टेल वर्ड
क्रिटिकली एनालाइज कमेंट टाइप का है तो इसमें इसमें डेप्थ आनी चाहिए। विड्थ कैसे क्वेश्चंस में होगा, व्हाट आर द रीजंस, हाउ इज इट डन। तो ये लोअर ऑर्डर जो क्वेश्चन है उसमें आप विड्थ ले आइए, पर जो डेप्थ है ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को एट लेंथ डिस्कस करके बता दें, तो ये हायर ऑर्डर क्वेश्चंस में होगा। तो लिंक स्टैब्लिश करिए एक पर्टिकुलर पॉइंट में, ज्योग्राफर और अपने पॉइंट में। सिर्फ जस्ट डोंट राइट द नेम, ठीक है। लोकेशनल एनालिसिस, जैसे मान लीजिए अगर हम लेट अस से सैटेलाइट नेविगेशन की बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको पीटर हैगेट को यूज करना है तो आप कैसे उसको यूज करेंगे कि पीटर हैगेट ने इस तरीके से डेवलप किया था इस पर्टिकुलर थ्योरी को, जिसमें कि एरोज और नोट्स के हेल्प से जो है लोकेशन के बारे में बात की गई थी। और आज के टाइम पे जो जीपीएस है या गूगल मैप है वो भी सिमिलर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का ये जो चीजें हैं वो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको कनेक्ट करिए, बॉडी में ला सकते हैं, कंक्लूजन में, इंट्रो में ला सकते हैं, मगर ओवरडू नहीं करना है। पता चला हर एक पॉइंट में, हर एक लाइन में आप लिखे जा रहे हैं, ये कदापि नहीं करना। आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से जुडिशियसली यूज करना है पेपर 1 को। बहुत ज्यादा ओवरडू करेंगे तो द जोग्राफर, द टीचर, द इवैल्यूएटर विल गेट पिस्ड ऑफ कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मैंने रीजनल अप्रोच की जो बात की थी, फट से बता दे रहा हूं आपको। रीजनल अप्रोच में क्या करना होता है कि हम अपने आंसर का, ऐसे तो स्ट्रक्चर काफी फ्लूइडिक होना चाहिए, बट हम रीजनल अप्रोच के थ्रू बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूछा किस तरीके से इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे इंडिया में, ठीक है, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा रीजनल अप्रोच आप फिजियोग्राफिक डिवीजन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चीज है तो फिजियोग्राफिक डिवीजन के थ्रू इसको कर लीजिए कि हिमालयाज में कैसे होता है वेरिएशन, प्लेन्स में कैसे होता है वेरिएशन, ठीक है। उसी तरह कोस्टल एरियाज में कैसे होता है वेरिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एक रीजनल अप्रोच दिखा सकते हैं। इससे क्या लगेगा कि जो उसको समझ आएगा कि स्पेस में कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, उसके बारे में जो है छात्र को पता है, ठीक है। तो ये एक रीजनल अप्रोच है, या आप कई तरीके से कर सकते हैं। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से कर सकते हैं, फिजियोग्राफिक डिविजन्स के हिसाब से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो रीजनल अप्रोच लाने की कोशिश करिए। तो हर आंसर यूनिक होना चाहिए। आप हर जगह रीजनल अप्रोच मत लगाने लगे, जहां पे लग रहा है कि लग सकता है एग्जैक्टली वहां लगाइए। और ज्योग्राफिकल बनाने के और भी तरीके हैं जो मैंने आपको अभी बताया था। सर सर एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, वो वाला पेपर 2020 वाला। ऐसे भी हो जाएगा ना सर, ऐसे भी हो जा रहा है। तो जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे सेक्शन ए वाली, सर ने एक चीज बोली थी डिस्कस करने के लिए कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि पेपर 1 अलग है, पेपर 2 अलग है, बट दोनों किस तरीके से आप देख रहे हैं, ये पेपर 1 है, ठीक है, 2020 का, मगर थ्रू आउट इन्होंने क्या किया है कि इंडिया से रिलेटेड बातें पूछी हैं, ठीक है। दिखा उससे पहले ये देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा हैलोवीन स्टॉर्म का, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था उस साल। तो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि आपको कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में, तो आपको छोड़ देना पड़ेगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। जो हम लोग नोट्स की बात कर रहे थे, ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। वाई इज मैपिंग इंपॉर्टेंट फॉर एनालाइजिंग जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। आप ये बताइए ये किस नोट्स में दिया होगा, कहीं भी नहीं। यहां पे आपका विवेक काम करेगा, यहां पे आपने जो पढ़ाई की, जो मैंने बोला ना एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन है ये, ठीक है। तो
वो जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से जो पढ़ा हुआ है उसको प्रोसेस करके अप्लाई करना है एग्जामिनेशन कंडीशन में। जो आपने डायग्राम्स केस स्टडीज बनाई है उसको किस तरीके से यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, मैं आई यूज टू वर्क एज ए नायब तहसीलदार, तो जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट हम लोग जो है कर रहे थे इम्प्लीमेंट लखनऊ में। तो वहां पे किस तरीके से जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे वो चीजें। मरीन रिसोर्सेज आर इकोनॉमिकली वेरी सिग्निफिकेंट, अब ये किताबों में भी दिया हुआ है, ठीक है, यू डोंट नीड एनी पर्टिकुलर कोचिंग नोट्स फॉर दैट, ठीक है, यू नीड टू प्रोसेस इट और देखिए कि कैसे करंट अफेयर्स इसमें घुसा करके इसको बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है। ठीक है, ये कितना आसान क्वेश्चन है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी क्यों छोड़ना नहीं चाहिए। डिस्कस द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद लिविंग एनवायरनमेंट इन मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया। अब आप ये देख रहे हैं कि ये पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर 1 में पूछ लिया है, क्योंकि यूपीएससी के दिमाग में कोई भी बाइफर्केशन नहीं है, ज्योग्राफी इज अ कंटिन्यूअम। ठीक है, इंडिया जो है वर्ल्ड का ही तो पार्ट है, कुछ अलग तो है नहीं, तो सारी चीजें सिमिलरली वैरी करती हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा इस चीज का। बहुत ज्यादा किसी के बहकावे में ना आए। राइट एन एसे ऑन द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए ये हर किताब में दिया होगा, बट आपको किसी ने बोला कि पेपर 1 सेक्शन बी ही करके जाना है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे, फिजिकल ज्योग्राफी आप करोगे ही नहीं। कोरल ब्लीचिंग का आसान क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द करेंट्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन, मतलब ये सीधे सीधे किया जा सकता है। इंडियन मॉनसून, देखिए इंडियन ज्योग्राफी फिर से पूछ लिया। लैंड यूज कवर, एक सेकेंड, ये भी क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ के ही नहीं गए होंगे, अगर आप सेक्शन बी की सिर्फ तैयारी करके गए होंगे, तो आपके जो ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों सेक्शंस पे आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देना है। मैं एक लास्ट चीज के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। हाँ सर, यस ठीक है। मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहा था कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे अर्बन स्प्रॉल, लोग तमाम एग्जाम्पल देंगे कि कैसे स्प्रॉलिंग हो रही है, बट मैंने इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डाला। मैं लखनऊ में जॉब कर रहा था, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये आपका बेसिकली एक बॉक्स बना दिया मैंने और यहाँ पे एक रोड बना दी, इसका नाम है फैजाबाद रोड। यहाँ पे ओमेगा ग्रीन सिटी है, ठीक है, इधर आपके बीबीडी ग्रीन सिटी है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, अर्बन स्प्रॉलिंग का एक जीता जाता एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरीके की चीजें अगर आप डालेंगे ना, तो उनको ये लगेगा कि आप कितने ज्यादा अवेयर हो अपने सराउंडिंग्स के, कि आप एक जोग्राफर इन द मेकिंग हो, कि आपको समझ आ रहा है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो चीजों को। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स भी आप अपने कॉपीज में डाल सकते हैं। सोचिए बैठ करके कि किस तरह से ज्योग्राफी आपके पर्टिकुलर सिटी की या जहां जहां आप गए हैं वहां पे आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया। जैसे मैं कभी भी कहीं जाता हूं, मैं उज्जैन गया था, तो मैं देख रहा था कि उस पर्टिकुलर एरिया में सॉइल का कलर ब्लैक है। हैदराबाद अभी गया था तो मैं देख रहा था कैसे वो रेडिश टिंज है, ठीक है, किस तरीके की वो सॉइल है। तो ये चीजें जब आप अप्रिशिएट करेंगे, जब आप ट्रैवल करेंगे, देखेंगे इन चीजों को कि कैसे आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो गंगा का मियांडर आप देख रहे हैं, तो आप इन चीजों को अप्रिशिएट करेंगे जितना ज्यादा, तो यू कैन पुट इट एज एग्जाम्पल्स। ठीक है, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी पर थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालिएगा। मैंने कुछ सेशंस ले रखे हैं, आप मेरे चैनल पे जाना, मैंने पोस्ट भी किया हुआ है। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मैं कर चुका हूँ डिस्कस, और एक प्रोमिनेंट कोचिंग में मैंने
एक सेशन और लिया था पूरा जीएस आंसर राइटिंग और हर चीज़ का, वो अभी तक पोस्ट नहीं हो पाया, बट एज सुन एज वो पोस्ट हो जाएगा तो आप प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जैसे जैसे चीज़ें मेरे पास आती रहेंगी और जो भी नोट्स मैं स्कैन करता जाऊँगा मैं वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, रेस्ट एश्योर्ड। मोर और लेस मुझे लगता है कि मैंने चीज़ें कवर कर ली हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड। एक लास्ट में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इसने मुझे थोड़ा हेल्प किया है। वो फाइनल चीज़ ये है कि मैं क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करता था। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक पेपर वन में सेक्शन बी का लास्ट सेक्शन है मॉडल्स एंड थ्योरीज, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया था कि जैसे लेटस से वॉन थ्यूनन, ठीक है, वॉन थ्यूनन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने वॉन थ्यूनन लिखा और यहाँ पे लिखा 2011 2012, लेटेस्ट से अभी आप लोग देंगे तो 2023 तक का, ठीक है। और मैंने एनालाइज किया तो मैंने पाया कि ये ऑल्टरनेटिवली पूछ रहा है। तो क्या है कि मेरे ना एक फिल्टर क्रिएट हो गया। उसी तरह लेटेस्ट से कि मार्क्स, मार्क्स में कब कब पूछा है, मार्क्स पूछा ही नहीं है लेटेस्ट से, तो ऐसे पता चल गया कि ऑल्टरनेटिवली पूछ रहा है। ऐसे पता चल गया यार मार्क्स पूछा ही नहीं है तो क्या पता पूछ ले। कुछ की फ्रिक्वेंसी हर 3 साल पे होती है, कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा ओवरड्यू है, मतलब कई दिन से नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया था, इस तरीके से मेरा जो रिवीजन था ना वो बहुत फोकस्ड हो जाता था। एंड में जाते जाते मैं वही चीजें पढ़ के जाता था जो मुझे लगता था कि यार इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस तरह से एक फ्रिक्वेंसी एनालिसिस आप कर सकते हैं। ये कुछ सेक्शंस में फायदेमंद होता है। लेट अस से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग हर साल पेपर 2 में। तो वो आप देख रहे हैं कि जब हर साल पूछा जा रहा है तो उसके हर तरीके के वेरिएशन को तैयार कर करके जाइए। वहां पे भी हो सकता है कुछ एकदम ही नया आए, बट स्टिल जो ये आपने प्रिपरेशन की है 3-4 क्वेश्चन टाइप्स की पंचायती राज के, वो आपको हेल्प ही करेगा वहां पे, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो एक हो गया आपका क्वेश्चन प्रिडिक्शन का तरीका कि आप फ्रिक्वेंसी एनालिसिस से देख सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक एक चीज बढ़ाता जा रहा हूं, बट ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, PYQ। मैं कहूंगा 10 साल के बना डालिए सारे के सारे। इससे क्या होगा कि आपके पास एक अपना मटेरियल होगा, फिर आप जब उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इसमें कमी है, ठीक है। उस कमी को कैसे करना है दूर, तो आपके कॉपी के मार्जिन्स होते हैं, राइट, यहाँ पे आप आंसर्स लिखेंगे, रेड इंक में यहाँ पे ऐड करते जाइए चीजों को। तो आपका एक अच्छा सोल्यूशन, एक सब लोग कहते हैं कि एक सोल्यूशन होना चाहिए, आप अपना सोल्यूशन तैयार करिए, एक कस्टम बेस्ड सोल्यूशन तैयार करिए जहां पे आपके अपने मैप्स हैं, आपके अपने इलस्ट्रेशंस हैं, आपके अपने बॉक्स आइटम्स, इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स, ये सब आपके हैं, ठीक है। और जो भी नया लगे उसको आप रेड इंक में ऐड करते जाइए या फिर पेपर अटैच करके कर दीजिए, ठीक है। तो पीवाईक्यूज का ये महत्व तो है ही कि क्या पूछा जा रहा है, कितने डेप्थ में पूछा जा रहा है, बट ज्योग्राफी में पीवाईक्यूज रिपीट भी होते हैं। तो वो भी आपको अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी पर पेपर आपका रिपीट हो गया, आप सोचिए आप टाइम में कितना ज्यादा लीड ले सकते हैं। जो चीज आप 15 मिनट में लिख रहे हैं आप उसको 12 से 13 मिनट में आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। और काफी लीड मिल जाएगा, और जो क्वेश्चन थोड़े टेढ़े टाइप के हैं उस पर आप वो एक्स्ट्रा टाइम लगा सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मोर और लेस मुझे लगता है ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड मैं मुझे जो बातें करनी थी मैंने कर दी है। काफी अनप्रेडिक्टेबल है प्रीलिम्स का। व्हाट हैज बीन योर स्ट्रेटजी, कह रहे हैं कि पिछले आपके अटेम्प्ट्स में क्या क्या गलतियां हैं वो गिनवा वो है वो तो बता ही चुके हैं। तो प्रीलिम्स का अगर वो करें, ये कह रहे हैं डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, ये चरस वो चरस पूछा है कि सर पूरे साल भर आप एक्टिव रह कैसे सकते, तो रहते तभी जाकर वो होता है ना राइट। persistence, but फिर भी अगर आप कुछ बताना चाहें keep the persistence and something on prelims, प्रीलिम्स, छोटा सा thing that we can
प्रीलिम्स का पहले डील कर लेते हैं। मेरा हमेशा ये, सर मैंने बाकी जगह सेशंस लिया भी और चैनल पे है भी, तो मैंने बता दिया कि लिंक है तो। जो है चैनल पे भी देख सकते हैं, चैनल का टेलीग्राम का लिंक आपसे शेयर किया गया। मेरी एक 3 pronged स्ट्रैटेजी है प्रीलिम्स की बेसिकली, जिसमें मेरा फोकस है पीवाईक्यूज पे, रीडिंग एंड नोट्स मेकिंग पे और प्रैक्टिस पे। प्रीलिम्स का नेचर ओवर द इयर्स प्रेडिक्टेबल से अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, और एलिमिनेशन जहां बहुत ज़्यादा पॉसिबल था, अब एलिमिनेशन किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में लेट अस टॉक अबाउट कि क्या स्ट्रैटेजी एक होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला है रीडिंग। रीडिंग के आपके कोई भी सोर्सेज हो सकते हैं। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, तो मैंने किताबों पे ही ज़्यादा फोकस किया है। मेरी फ्रेंड है खुशहाली, रैंक 61, आप उसके चैनल पे भी जा सकते हैं एंड यू कैन सी उसने थोड़ा सा नए ज़माने के साथ चलते हुए कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज पे भी रिलाई किया है, तो यू कैन वॉच दैट। ठीक है, तो उसका भी चैनल आप देख सकते हैं, खुशहाली सोलंकी AIR 61, तो वो देख लीजिएगा। सोर्सेज मेरे चैनल पे भी मेरे पड़े हुए हैं। कायदे से तो रीडिंग, पहली रीडिंग के बाद आपको एक समझ आ जाएगा कि क्या क्या है। रीडिंग के बाद आप पीवाईक्यूज को देखिए। पीवाईक्यूज देख करके जब आप सेकेंड रीडिंग करेंगे, उसके बाद आपको नोट्स मेकिंग करनी है। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि नोट्स मेकिंग इज नॉट समराइजिंग। नोट मेकिंग इज अबाउट बेसिकली राइटिंग डाउन व्हाट इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम। जैसे पार्लियामेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें जो चीजें आपको याद नहीं रहती हैं, या जो चीजें जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, उनकी समरी आप बना लीजिए। ठीक है, उसको लिखिए जो एग्जामिनेशन के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे CBI CVC नहीं पूछता है, तो उसको नोट्स में मत डालिए आप अपने। ठीक है, तो पीवाईक्यूज का एक तो ये हो गया, आपको समझ आ जाएगा कि नोट्स कैसे बनाने और पढ़ना किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पीवाईक्यूज अगर आप 20 से 25 साल के लगा डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि कई सारे रेपिटेशन भी होते हैं। तो पीवाईक्यूज को उस वजह से भी देखिए कि जो उसका रेपिटेशन भी काफी ज्यादा होता है। अब मैं थोड़ा सा पेपर अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रैटेजी बता देता हूं कि किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है, राइट। तो आप जो हैं मॉक्स उठा लीजिए करीब 1 से 2 इंस्टीट्यूट्स के, और टोटल 50 कर सकते हैं मेरे हिसाब से। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हमेशा जो है पेपर को कभी भी सिक्वेंशियली करने का मत सोचें, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, 4 से 5 क्वेश्चन जो है टफ एक साथ दे देता है। तो आप 1 2 3 मान लीजिए नहीं कर पाए, तो चौथा आप प्रेशर में मार्क कर दोगे। तो ये चीज को अवॉइड करना है। पहले आप कोशिश करो कि जो आसान क्वेश्चन हैं, जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, A न्यू दिल्ली, B कैलकाटा, इस तरीके के करके जो क्वेश्चन है, पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। हो सकता है आधे घंटे में आप 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, जो थोड़े लंबे क्वेश्चन हैं उनमें कुछ इजी क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए। और एंड के लिए जो आप देखेंगे कि अब आपके पास
30-40 क्वेश्चन थोड़े तुक्के मारने वाले हैं, वो इंटेलिजेंट गेसिंग के लिए। तो वो इंटेलिजेंट गेसिंग आप जो ये रोज रोज प्रैक्टिस कर रहे हो हर दिन और एनालिसिस कर रहे हो पेपर का, उससे आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 से 4 राउंड्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा एक एनालिसिस पे फोकस होना चाहिए आपका। एनालिसिस कैसे करोगे? जो आपके क्वेश्चंस हैं, आप जब उसको मार्क कर रहोगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ये पहला क्वेश्चन जो मैंने मार्क किया है ये कॉन्फिडेंट की श्रेणी में है, क्योंकि उसको आप काफी कॉन्फिडेंट हो कि वो सही है। एक होगा जिसमें आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा, तो उसको आप सेमी कॉन्फिडेंट मार्क करिए। और एक श्रेणी ऐसी होगी जिसको आपको आता ही नहीं हो, तो उसको ऐसे गोला बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, तो जब आप एनालिसिस करोगे अपने पेपर का, जैसे लेट्स से 2 घंटे का पेपर आपने सॉल्व किया प्रीलिम्स का, तो जो 3 से 4 घंटा आप एनालिसिस करोगे तो उसमें आप देखो कि कहीं आपके कॉन्फिडेंट वाले क्वेश्चंस तो नहीं गलत हो रहे हैं, और ये वाले अगर इस श्रेणी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर ये दोनों श्रेणी के अगर गलत हो रहे हैं तो बहुत ही बेकार बात है। आपको एनालिसिस के थ्रू सी और एस श्रेणी के जो क्वेश्चंस हैं उनका नंबर आपको धीरे धीरे इंक्रीज करते जाना है। ये कैसे होगा? ये प्रॉपर रिवीजन से होगा। जो मैंने नोट्स बताया आपको, छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे, उसके थ्रू होगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी विड्थ बढ़ाने से होगा। ठीक है, तो मैंने जैसे अब क्या है कि बहुत फैक्चुअल आ रहा है तो विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। विड्थ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक रेफरेंस बुक भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, लेट अस से हिस्ट्री में आप ल्यूसेंट को देख सकते हो आर.एस. शर्मा के अलावा, तो थोड़ा सा यहाँ से विड्थ आ जाएगी। और इसके अलावा आपके जो मॉक्स हैं, मॉक्स के थ्रू भी आपकी विड्थ बढ़ जाएगी क्वेश्चंस की। हिस्ट्री के 3-4 पेपर लगा लिए तो उससे भी कुछ नई चीजें आई आपके पास, तो उससे भी आपका विड्थ बढ़ गया। तो दिस इज येट अनदर इंपॉर्टेंट वे कि आप किस तरीके से अपने विड्थ को बढ़ाएंगे। ठीक है, एनालिसिस पे काफी ज्यादा जोर दीजिए। 3 से 4 घंटा आप उसको एनालाइज करिए, उसको पढ़िए, और एग्जामिनेशन में जाने के पहले आप उसको रिवाइज भी कर लीजिए। 1-2 बार अपने जो मॉक्स आपने दिए हैं उसको रिवाइज भी कर लीजिए। और फाइनली प्रीलिम्स में ये आप कर सकते हैं कि जो 10 से 15 दिन होते हैं एंड के, उसमें आप करीब 10 जो PYQs हैं आपके, जैसे मान लीजिए 2011 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चंस को रोज 2-2 घंटे वाले फॉर्मेट में बैठ के सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि आप एग्जामिनर के माइंड में घुस पाओगे, क्योंकि किसी कोचिंग का आपको एग्जाम नहीं देना है, वहां पे आपको एग्जाम देना है सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सीसैट का कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। सीसैट की बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके लिए आप क्या करिए, जितने भी साल के अभी तक के पेपर है ना, उनको देखिए, उसको सॉल्व करिए। जो इसके कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को, जैसे कि क्रिटिकली इन्फर या एजम्पशन, इनकी मीनिंग्स जानने के लिए यू कैन यूज एनी यूट्यूब चैनल विच यू फील लाइक। उसको यूज करके कीवर्ड समझ जाइए, फिर उसके बाद सॉल्व करिए। सॉल्व करते टाइम आप जो है यूपीएससी की ऑफिशियल की को ही रेफर करिए, क्योंकि फिर आपको समझ आएगा कि यूपीएससी का माइंड कैसे चल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टैकल करने के लिए। अगर आप कोचिंग्स का बहुत ज्यादा लगाएंगे तो आपका एक बायस बन जाएगा उन्हीं की तरीके से सॉल्व करने का। जितनी बार करना है इसको सॉल्व करिए, तो उस तरीके से आपका माइंड कहीं ना कहीं चलेगा। और फाइनली जो आपका मैथ है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट टाइप का जो ये होता है, रीजनिंग हो गया या फिर मैथमेटिक्स हो गया, क्वांटिटेटिव, ये सारी जो चीजें, इसके लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज उठा करके उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और अगर उसके ट्रिक्स चाहिए तो यूट्यूब का कोई पर्टिकुलर चैनल कर लीजिए। देखिए, मैं पर्सनली मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरी गणित अच्छी थी, तो मैं इस चीज़ में सही था, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरा जो तरीका था उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया, एंड मैं स्कोर भी कर लेता था उसके बेसिस पे ठीक ठाक। तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी आपकी प्रीलिम्स की हो गई। हाँ,
टेस्ट सीरीज में नंबर कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड ऊपर कर दिया है। तो कमेंसरेटली जो है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, टू रिमेन रेलेवेंट दे विल आल्सो ट्राई कि वो उसको ही एमुलेट करें और अपने पेपर को भी काफ़ी ज़्यादा टफ बनाएं, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप एग्जीक्यूशन ठीक से करते हो तो एट ऑन द डी डे आप अच्छा ही करोगे। आप मार्क्स पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, बट हाँ ये ज़रूर कोशिश करो कि कल अगर 65 आया था तो आज 68 आ जाए, 70 आ जाए, थोड़ा ऊपर उठने का ट्रेंड हो, खराब ना होता जाए, ठीक है। आप अपना एनालिसिस प्रॉपरली करिए, जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे उसमें देखिए कि कहीं मेरा एनवायरनमेंट में तो ज़्यादा खराब नहीं है, या फिर मेरा प्रीलिम्स में तो कहीं सॉरी पॉलिटी में तो नहीं खराब है ज़्यादा। तो उन चीज़ों को रिवाइज करिए, अच्छे से करते रहिए, ठीक है। तो मार्क्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, एग्जीक्यूशन के बारे में सोचना है ज़्यादा से ज़्यादा।